तो अभी हम आउटपुट पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वापस मैंने ये जस्ट रिकॉल करने के लिए स्लाइड रखी है कि आउटपुट पैरामीटर्स में हम रन ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेसिपिटेशन ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम जब प्रेसिपिटेशन ले रहे हैं तो उसके सामने हमको रन ऑफ लेना जरूरी है। ओके, सो एक चीज ये है कि रन ऑफ है, इवोपोट्रांसपिरेशन है। इवोपोट्रांसपिरेशन जो है वो दोनों चीजों को इंक्लूड करता है, इवोपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज है, और आउटफ्लो टू द अदर बेसिन, मतलब उस सिस्टम से दूसरे बेसिन में अगर कुछ पानी निकल जाता है तो दैट विल बी आउटफ्लो। सो अगेन जो हमने पहले सेशन में जो इक्वेशन समझा कि ग्राउंड वाटर फ्लो ड्यू टू एफ्लुएंट सीपेज, आउटफ्लो टू द अदर एरियाज, इवोपोट्रांसपिरेशन, ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट, और इन केस अगर कुछ चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज हुआ है, मतलब वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, तो ये हमारे सब आउटफ्लो पैरामीटर्स रहेंगे। सो हम एक एक बारी बारी पार्ट ऑफ वेयर वाटर फ्लोज ओवर द लैंड। हाँ, तो हमारा जो सिस्टम है, इवन अगर आप कोई वाटर शेड ले रहे हैं तो उसमें आप रन ऑफ अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। और इवन अगर आपका एरिया जो है वो कोई वाटर शेड का पार्ट नहीं है, मतलब एक कंप्लीट वाटर शेड नहीं है, लेकिन कोई वाटर शेड का एक छोटा पार्ट है, तो वो एरिया को भी हम एक वाटर शेड के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, और उसमें कितना पानी प्रेसिपिटेटेड वाटर आता है और उसमें से कितना रन ऑफ होके निकलता है वो भी हम कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है ना? तो ये एक रन ऑफ है। रन ऑफ के जो कैलकुलेशंस है, मतलब रन ऑफ कितना होगा उसकी जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, तो जैसे आपका टेरेन कैरेक्टर क्या है, टाइप ऑफ रेनफॉल क्या है, स्लोप ग्रेडियंट क्या है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और इसी वजह से अगर आपका एक ही वाटर शेड में दो टाइप के रेन को आप कंसिडर करेंगे तो भी आपका रन ऑफ अलग अलग होगा, और सीजन के हिसाब से भी वेरी करेगा, एवरी ईयर भी वो वेरी करेगा, क्योंकि अगर आपका रेनफॉल जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। और अगर आपका सिमिलर एरिया होगा, मतलब दो वाटरशेड आप लो, दोनों का एरिया सेम है, लेकिन बेसिन कैरेक्टर अलग है, कि स्लोप अलग है या ऐसा कुछ है, तो भी आपका रन ऑफ की जो क्वांटिटी है वो डिफर करेगी। तो हमने जो मेथड अडॉप्ट की है, कि जो हम अप्रोच हम ले रहे हैं रन ऑफ कैलकुलेशन के लिए, तो वो है हमारा बार्लोस की मेथड हमने ली है। और बार्लोस की मेथड आपको अच्छे से एक्सप्लेन की गई है लास्ट सेशंस में, जिसमें हम रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक को ले रहे हैं और कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक को। तो ये दो कैरेक्टर को हमको स्टडी करना है कि हमारा रेनफॉल जो है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, लाइट, मीडियम और हैवी। और कैचमेंट जो है कि उसमें हिली एरिया है या अंडुलेटिंग प्लेन्स है या एकदम से प्लेन एरिया है, कोस्टल एरिया है। तो उस हिसाब से ये दोनों फैक्टर्स को देखते हुए क्या कोफिशिएंट बनता है, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वो आपका रन ऑफ होके निकल जाएगा, तो उस हिसाब से हम हमारे एरिया का रन ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो डेटा रिक्वायरमेंट है, तो वो है एवरेज एनुअल रेनफॉल, आपका जो स्पेसिफिक एरिया है उसका हमें पता होना चाहिए। सेकंड इज लाइट है, मीडियम या हेवी रेनफॉल टाइप है, वो पता होना चाहिए। वाटरशेड कैरेक्टर्स है कि लैंड यूज, स्लोप, लैंडफॉर्म, और जो आपका वाटरशेड एरिया है, जो आपका जो एंड स्टडी पॉइंट आप ले रहे हैं कि मुझे यहाँ तक पानी, मतलब यहाँ से कितना पानी रन ऑफ होके निकलेगा, वो अगर मुझे पता चाहिए तो वो एरिया चाहिए। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल मल्टीप्लाई बाय आपका जो फैक्टर आ जाएगा, तो आपके पास रन ऑफ आ जाएगा। सो सिंपल कैलकुलेशन इज आर, आर मींस रन ऑफ इज इक्वल टू के इनटू पी, जहाँ पे के जो है वो परसेंटेज कोफिशिएंट है और पी जो है वो आपका रेनफॉल है। तो ये पी को भी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी विल बी योर एरिया मल्टीप्लाई बाय आपका AAR, एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो अगर आप इसको स्क्वायर मीटर में ले रहे हैं तो आपका जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो आपका मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑल टुगेदर आपको आंसर देगा क्यूबिक मीटर में। ओके, सो क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई बाय आप ये कोफिशिएंट करेंगे, ये के, तो आपको क्यूबिक मीटर में ही आपको आर मिल जाएगा। तो ये जो है
दिस विल बी योर इनपुट। ओके, जो हमने पहले किया ना, उसमें इनपुट आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे और पार्ट ऑफ वाटर जो आर है वो आपका बनेगा आउटपुट। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन जो दिए हैं ये सब आपको पता है। फ्लैट कल्टीवेटेड ब्लैक कॉटन सॉइल, पार्टली कल्टीवेटेड, एवरेज कैचमेंट, हिल्स एंड प्लेन्स विथ लिटिल कल्टीवेशन, एंड एकदम से हिली और स्टीप रीजन है। तो ये रेनफॉल का क्लासिफिकेशन है। लेस देन 5 मिलीमीटर पर डे निग्लिजिबल, 5 to 25 लाइट, 25 to 75, एंड मोर देन 75 है तो कंटिन्यूअस डाउनफॉल, जिसको हम हेवी रेन बोलते हैं। और अभी ऐसे ही टॉरेंशियल रेन ही होते हैं। तो रन ऑफ जब कैलकुलेट करते हैं तो आपका रन ऑफ का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, आपका इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। ये कोफिशिएंट है, आप दोनों कैरेक्टर को कंसीडर करके ये ग्रीड में से आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज इवोपोट्रांसपिरेशन। अभी ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा टफ है। मतलब पीजीडब्ल्यूएम में डब्ल्यूएसपी को लेके आए, डब्ल्यूएसपी में वाटर बैलेंस, और वाटर बैलेंस में टफेस्ट पार्ट जो है वो इवोपोट्रांसपिरेशन है। इसको हमने सिंपलीफाई करने की कोशिश की है, और सिंपल मेथड से थोड़ा नंबर्स बढ़ जाएंगे टेबल, लेकिन हो जाएगा। इवोपोट्रांसपिरेशन बेसिकली कंबाइंड प्रोसेस है कि इवोपोरेशन जो है मतलब सॉइल, सरफेस सॉइल जो है उसमें जो मॉइस्चर है उसका, और वाटर सरफेस स्ट्रक्चर्स है उसमें से जो पानी इवोपोरेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो दैट इज इवोपोरेशन। एंड ट्रांसपिरेशन मींस कि जो प्लांट्स हैं जो इरिगेशन करते हैं, हम क्रॉप्स हैं या फिर फॉरेस्ट एरियाज में की जो प्लांट ट्रीज है, जो सॉइल मॉइस्चर को कंज्यूम करके उसको ट्रांसपायर करते हैं वापस एटमोस्फियर में। तो ये एक मेजर आउटपुट है। आप वाटर बैलेंस में देखेंगे ना, तो इवोपो ट्रांसपिरेशन आपका सबसे बड़ा आउटपुट फिगर जो है वो रेनफॉल रन ऑफ से भी शायद ज्यादा होगा। अगर आपका रन ऑफ कम है तो इवोपो ट्रांसपिरेशन बहुत ही ज्यादा फिगर होता है। इसीलिए जब हम डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जब बात आती है ना, तो ये चीज को देखना बहुत जरूरी है। सो इवोपोरेशन बेसिकली इज अ वाटर लॉस्ट directly from the soil, open water or the surface into the other surface into the atmosphere. Okay, और transpiration जो है कि water absorbed by plant roots and lost through plant stomata into the atmosphere. Okay, तो ये evapotranspiration हुआ। और आज का एक सेशन, हमारा लास्ट सेशन जो है वो इसी टॉपिक पे है, evapotranspiration। इसको कैसे एस्टिमेट करना है, डेफिनेटली ये योगेश भाई आपको अलग से एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं ज्यादा इसमें नहीं चाहूंगी। लेकिन दो तीन चीजें हैं कि इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। ये एनर्जी बैलेंस का मुझे खास पता नहीं है, लेकिन कैचमेंट में आप वाटर बैलेंस जो करते हैं, तो अगर आपने बाकी के सब पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लिया, अभी आप मैथ्स में आ जाइए, तो मतलब प्लस और माइनस के दोनों तरफ हमारे पास वैल्यू है, और कोई एक एस्पेक्ट की वैल्यू नहीं है, तो आप उसको बैलेंस करके ईटी आप निकाल सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है दैट इज लिसिमेट्री मेथड, जिसमें से डायरेक्टली उसमें से बेसिकली इवोपोट्रांसपिरेशन इन कंट्रोल एरिया में मेजर करते हैं कि कितना होता है, और फिर हर एक एरिया के लिए एक पानी इवोपोरेशन का डेटा मिलता है कि हर महीने में आपका कितना सेंटीमीटर वाटर कॉलम जो है वो इवोपोरेट होता है। तो उसको कैलकुलेट करते हुए हम इवोपो ट्रांसपिरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि पानी इवोपोरेशन जो है वो डेप्थ ऑफ वाटर है इन मिलीमीटर दैट वी लॉस्ट फ्रॉम एन ओपन एरिया। ओके, अभी कि आपका टेम्परेचर, विंड स्पीड क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, सोलर रेडिएशन क्या है, इसको अफेक्ट करता है। इसीलिए जब समर होता है तो समर में ज्यादा इवोपोरेशन होता है। इसीलिए अभी जो अजय जी ने जो केस शेयर किया कि अगर महाराष्ट्र में अगर समर में इतने सारे बड़े एरिया में ग्राउंड वाटर को निकाल के अगर हम सरफेस पे स्टोर करते हैं वाटर को, भले थोड़े दिन के लिए करें, तो आपका बहुत बड़ा इवोपोरेशन लॉस होगा। अगर आप एक ही सिस्टम को अगर आप कैलकुलेट करो ना पानी इवोपोरेशन से, तो भी आपको पता चलेगा। ऐसा है तो हम आज ही वो सीट को देख सकते हैं कि उस महीने में कितना इवोपोरेशन होगा। तो
जितना मॉनसून और विंटर को कुल मिला के जो होता है ना, उससे भी ज्यादा इवोपरेशन जो है वो समर के 4 महीनों में होता है। तो ये जो जब हम वाटर बैलेंस करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा इवोपोट्रांसपिरेशन कितना बढ़ रहा है और किस सीजन में। अगर हम इसको सीजन वाइज भी ब्रेकअप कर सकते हैं तो उस हिसाब से आपका वाटर बैलेंस अगर डेफिशिट है तो सिर्फ आप इवोपोट्रांसपिरेशन को भी मैनेज करके आप वाटर बैलेंस को मतलब बैलेंस कर सकते हैं या सरप्लस की ओर लेके जा सकते हैं। अभी 5 इवोपोरेशन मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ईटी यानी कि इवोपोट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू केपी मल्टीप्लाई बाय ई पान। केपी जो है वो कोफिशिएंट है, क्योंकि पान इवोपोरेशन जो डेटा है, ई पान जो डेटा है वो क्या है कि सरफेस पे अगर पानी भरा है तो कितना इवोपोरेट होगा। अभी हमको ट्रांसपिरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो ट्रांसपिरेशन में तो हम वेजिटेशन से ट्रांसपेयर होकर जो वाटर लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो इवोपोरेशन जितना नहीं होगा। तो क्या होता है कि अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, ये आपका सरफेस वाटर बॉडी है, ओके। और ये सरफेस वाटर बॉडी में आपका इस तरीके से वाटर लॉस होता है, इवोपरेशन होता है। ये आपका इवोपरेशन है। तो जो इसको समझ लीजिए, ये जनवरी, फेब्रुआरी, ऐसे करके आपको हर महीने का एक कितना वाटर कॉलम सेंटीमीटर में, कितना वाटर कॉलम इवोपरेट होके पानी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा वो बताता है, ओके। अभी जब हम एक फार्मलैंड पे आते हैं, ये जैसे सरफेस एरिया है ऐसे ये समझ लीजिए ये एक सरफेस एरिया है। अगर इस फार्मलैंड में हम आते हैं तो यहाँ पे सारा वेजिटेशन कवर है, ओपन वाटर सरफेस नहीं है। ये वाटर सरफेस है, पूरा डायरेक्टली वाटर है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो आपके प्लांट या ट्रीज हैं वो यहाँ से क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल में से, और उसमें से कुछ जो है वो इवोपरेट करते हैं। तो डेफिनेटली वो पान इवोपरेशन से कम होगा या फिर कोई क्रॉप में उसके इक्वल होगा। तो इसीलिए ये जो केपी है ना, ये हर एक क्रॉप के लिए कोफिशिएंट है। कि समझ लीजिए वीट है, गेहूं है, तो आपका ये जो ई पान है ना उससे 60% जो है वो आपका इवोपरेशन होगा, ट्रांसपेरेशन होगा। तो अगर यहाँ से मेरा 10 जा रहा है तो यहाँ से सिर्फ गेहूं है तो इस एरिया से 6 जाएगा, ओके। सो इन दिस वे हम इवोपो ट्रांसपेरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पान डेटा हमारे पास होना हमारे रीजन का बहुत जरूरी है। और अगर सीधा हमको सिर्फ इवोपरेशन करना है तो इवोपरेशन के साथ आप मंथ वाइज जितना आपका वाटर अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आप मंथ वाइज उसका लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेशन से ट्रांसपेरेशन कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में उस मेजर क्रॉप क्या है, मतलब हर एक क्रॉप कितनी एरिया में है और उस क्रॉप फैक्टर को लेके केपी को लेके आप ट्रांसपेरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, टफ है, एक बार आपको समझ में आ गया तो आप संजीना इसको। बहन, इसका मतलब ये है कि जो केपी है वो सिर्फ ट्रांसपिरेशन के लिए का कोफिशिएंट है, और जो वाटर बॉडी से जो इवेपोरेशन होगा वो ई पैन से होगा, मतलब ई पैन को उसमें हाँ कैलकुलेट हाँ करना है। हाँ हाँ, यस अच्छा। यस। सो अगर हमको इवोपरेशन कैलकुलेट करना है तो ए यानी कि इफेक्टिव एरिया अंडर वाटर मल्टीप्लाई बाय ई पान, ओके। सो ईटी इज इवोपोट्रांसपिरेशन लॉस, मतलब ये इवोपरेशन है। आपके पास एरिया होना चाहिए कि कितने एरिया में आपका सरफेस पे पानी स्टोर्ड है, ओके। और मल्टीप्लाई बाय ई पान करेंगे, ओके। सो जैसे ई पान आपका 2.25 मीटर है एरिड जोन में, तो अगर आपका ये एक बड़ा डैम है जो पेरेनियल पानी उसमें रहता है तो आपका ये एरिया उसमें से आपकी 2.25 मीटर वाटर कॉलम जो है वो इवोपरेट हो जाएगी। सो एरिया मल्टीप्लाई बाय ये 2.25, तो आपको इवोपरेशन मिल गया। क्लियर?
सिमिलरली अगर हम इवोपोट्रांसपिरेशन की बात करें तो इवोपोट्रांसपिरेशन में क्या आएगा, पहले तो आपको देखना है कि आपका क्रॉप क्या है। तो आपको क्रॉप फैक्टर लेना है, ई पान लेना है, और वो क्रॉप कितने एरिया में है, ये 3 डेटा अगर आप कैलकुलेट करते हो, उसको मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको मैक्सिमम वो क्रॉप कितना इवोपोरेट करेगा वो डेटा आपको मिल जाएगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन है इसमें या फिर? क्लियर तो नहीं हुआ। हाँ, क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ई पैन, एक तो मतलब ई पैन है क्या, मतलब दिस इज अ मेथड राइट, उसमें भी। यस, ई पान मेथड है, वेदर डेटा है बेसिकली। जैसे पहले वाला जो फॉर्मूला था वो क्लियर था, ई टी इज इक्वल टू के पी इंटू ई पैन, बट उसको फिर उसके अंदर उसको हमने ब्रेक कैसे किया वो समझ नहीं आया। आई थिंक द सेकंड स्लाइड वाज नॉट क्लियर टू मी। हाँ, ये वाली स्लाइड और इसके पहले वाली। अभी देखिए, ये आपका सरफेस वाटर है, ओके, और ये जो है ये आपका क्रॉप है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ। जी दिख रहा है। ओके, अभी ये समझ लीजिए पानी आपका यहाँ तक भरा है, ओके, यहाँ तक पानी आपका भरा है। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसमें से कुछ पानी जो है वो इवोपरेट होगा, ओके। तो ये इवोपरेशन को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या चाहिए कि एरिया अंडर वाटर, ओके, मल्टीप्लाई बाय आप क्या लेंगे उसके साथ कि वाटर कॉलम evaporated during that period, ओके। तो ई पान आपको बेसिकली क्या बताता है कि आपका वाटर जो है वो समझ लीजिए जनवरी में इतना गया, फरवरी में इतना गया, मार्च में इतना इवोपरेशन होता है इफेक्टिव, अप्रैल में। तो आपके पास मंथ वाइज डेटा होते हैं, हाँ, ये जो है वो मंथ वाइज डेटा रहेंगे आपके पास। तो यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर में कितना मंथ वाटर अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से आप ये चीज को लेके आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके इवोपरेशन को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इसमें कोई सजीना मैम, डाउट है? इसमें जो, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, जो वाटर कॉलम बोल रहे हैं वो हाइट है ना, मतलब कि 2 मीटर एवेपोरेट हुआ, 1 मीटर हुआ, राइट? यस यस। अच्छा सो ठीक है। ये आपको एरिया देता है, हाँ, ये आपका हम्म। एरिया है, हाँ, मल्टीप्लाई बाय आप इसको हाइट और डेप्थ जो भी बोलो। क्लियर? ये क्लियर है। ओके, अभी हम ट्रांसपैरेशन पे आ जाते हैं कि इसमें क्या होता है कि आपका ये क्रॉप है, हाँ, तो क्रॉप क्या करेगा, आपका जो पानी है, हाँ, सरफेस से ये पानी जो है वो सरफेस सबसरफेस से सॉइल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। वो एब्जॉर्ब करने के बाद आपका जो यहाँ पे वेजिटेशन है, हाँ, उसमें से ये जो लॉसेस है वो इवोपरेट करेगा। क्लियर? ट्रांसपेयर करेगा। क्लियर? ये चीज क्लियर है? हाँ। ओके, अभी आप चीज देखिए, यहां से डायरेक्ट इवोपरेशन हो रहा है, यहाँ पे ये फैक्टर आ गया। क्या फैक्टर आ गया आपका? क्रॉप का, काइंड ऑफ क्रॉप का। ओके, वेजिटेशन। टाइप, ओके, सो इसको बोलते हैं क्रॉप फैक्टर। सो अगर ये पानी जो है, अगर ये पानी ओपन होता, इतना मॉइस्चर,
तो मेरा ये पान इवोपरेशन डेटा है ना, उस हिसाब से इवोपरेट होता। ये क्लियर है? अगर ये वाला पानी अगर ओपन होता, बीच में पेड़ नहीं होता, मतलब क्रॉप नहीं होता, तो इवोपरेशन, पान इवोपरेशन में जो डेटा है हमारे पास, उतना इवोपरेट होता पानी। करेक्ट। हाँ। करेक्ट है। हाँ। अभी क्या हुआ कि वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। कैसे हो रहा है कि ये वेजिटेशन जो है, क्रॉप है, उसको अब्सॉर्ब करके उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो दैट मीन्स कि कुछ पार्ट ऑफ वाटर जो है वो पेड़ में एज अ मॉइस्चर वो रह जाएगा। ओके, मतलब पेड़ हरा होता है तो उसमें पानी तो होगा ना, तो उसमें रह जाता है। तो वहां पे आपका वेजिटेशन का जो फैक्टर है ना, के, वो अप्लाई होता है। सो दैट मीन्स आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? एरिया अंडर स्पेसिफिक क्रॉप, ओके, मल्टीप्लाई बाय, आप क्या लेंगे? क्रॉप फैक्टर, ओके, और मल्टीप्लाई बाय ई पार्ट। और क्रॉप फैक्टर हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग होगा? यस, हर एक क्रॉप के लिए अलग 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 होगा। अलग। ठीक है। ई पैन में ससीना बहन, जो हमने सरफेस वाटर के लिए एवेपोरेशन कैलकुलेट करा था, उससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे? ई पार्ट में जो हम यहाँ पे डेटा लेते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे ऐसे डेटा आएंगे कि जनवरी ई पेन जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ये क्या हो रहा है इसको? ओके, फेब्रुआरी में 30 सेंटीमीटर है, मार्च में 40 है, अप्रैल में 45 है, मई में 55 है, जून में 65 है। तो ये इतना सेंटीमीटर पानी जो है वो इवोपरेट होगा। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा जो सरफेस वाटर स्ट्रक्चर है वो सिर्फ ये 4 महीने के लिए है, तो मैं सिर्फ इतना ही पानी इवोपरेशन का डेटा यहाँ पे लूंगी। ओके, और मैं बोलती हूँ कि मेरा ये जो क्रॉप है वो रबी क्रॉप है, तो मैं दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो टोटल ई पान है ना, वो डेटा, ये वेदर डेटा है। ये जो ई पान हम बोल रहे हैं ना, ये दिस इज बेसिकली वेदर डेटा है, जो हमको सेकेंडरी डेटा लेना है। सो टोटल इवेपोरेशन डन इज 65 माइनस 25। नो नो नो, ये पर मंथ का वाटर कॉलम इवोपरेट हो रहा है। अगर ये पानी आपका जनवरी में, अच्छा समझ लीजिए अच्छा अजय अच्छा। ने जो बात बताई कि जनवरी में उन्होंने 1 जनवरी को वो स्ट्रक्चर भर के रखा, यूटिलाइज बिल्कुल नहीं किया है, और पूरा महीना रहा, तो उसका 25 सेंटीमीटर उठ जाएगा पानी। उड़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज क्यूमुलेटिव, एट द एंड ऑफ द डे क्यूमुलेटिव Yes, विल बी आपका टोटल इवेपोरेशन होगा। एम आई राइट? हाँ। या yes. है ना? 25 प्लस 25, 30 प्लस 30। 40। हाँ हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। और इसकी इसकी मेजरमेंट की कोई क्या टूल रहेगी? मतलब ये कोई बेंचमार्क रहेगा, लेवल लेंगे, कैसे इसको मेजर करते हैं? ये जो 25 सेंटीमीटर्स हैं वो कहीं ना कहीं मतलब हाँ, टेप जैसे से, कि मतलब वो ऑब्जर्वेशन ये अलग फिक्स, डेटा अलग है। वो है। सजीना मैन, ये यस फिक्स्ड होता शिवाली, है कि बोलिए। जैसे सीपेज, जैसे हमारा सीपेज था सरफेस वाटर का 40 to 60 सेंटीमीटर, फिक्स था, वो स्टैंडर्ड था। यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है क्या? स्टैंडर्ड की इतना तो हर मंथ में होगा? यस, ये स्टैंडर्ड इन द सेंस ये डेटा है वेदर के। ओके, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो ये क्रॉप फैक्टर और ईपान का डेटा भी कलेक्ट करती है। उसमें बेसिकली ये है कि एक कंट्रोल सिस्टम में एक हर एक क्रॉप से वो इवोपरेट करते हैं, और लेसीमेट्रिक सिस्टम से वो मॉइस्चर को रिकॉर्ड करते हैं कि कितना पानी गया। तो वो ई अच्छा। पान है, और वो क्रॉप जो है वो कितना इवोपरेट कर रहा है, उससे वो क्रॉप फैक्टर डिजाइन करते हैं। तो ये कंप्लीटली एक रिसर्च है, मतलब इसके अगर ये करने जाएंगे तो पीजीडब्ल्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये अलग एक सेक्टर है कि जहाँ पे कंप्लीट रिसर्च होता है कि आपका एरिड क्लाइमेट में, ये ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए अलग हो सकता है, तो एरिड क्लाइमेट में आपका पान इवोपरेशन का रिकॉर्ड है वो क्या होगा, हर मंथ कितना सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम जो है वो इवोपरेट।
क्लियर है? जी। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, अभी एक ही स्लाइड बाकी है हमारी, वो है ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट। ओके, सो ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट जो है वो अगेन हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकेंगे, लेकिन वाटर टेबल फ्लक्चुएशन वाला जो अप्रोच है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अगर आपके पास वाटर टेबल के डेटा नहीं है या एक्यूरेसी नहीं है, तो आप ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट दूसरी तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट जो है वो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है, और आप उसको एक्सट्रैक्शन बोल सकते हैं कि कितना पानी आप एक्वीफर में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी ये हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या वेल्स या बोरवेल्स के थ्रू कर रहे हैं, तो कितने नंबर्स ऑफ वेल्स एंड बोरवेल्स इन वो स्पेसिफिक एरिया में मतलब यूज में है, कितने वेल्स एंड बोरवेल्स रनिंग है जिसमें से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए नंबर्स। सेकंड थिंग ये है कि उनकी जो पंपिंग शेड्यूल है, एवरेज पंपिंग डेज है, वो हमें पता होना चाहिए। कि लाइक अगर आप बोलते हैं कि मानसून में अगर बारिश खींच रही है तो ऑन एन एवरेज 10 दिन चलता है, मतलब 10 दिन वेल्स या बोरवेल्स में से पंपिंग करने में आता है। सिमिलरली रबी सीजन है, तो रबी सीजन में कितने दिन पंपिंग करते हैं, और समर सीजन में कितने होते हैं, और पर डे कितना टाइम ड्यूरेशन जो है वो पंप चालू रहता है। ओके, एंड अब इसमें ये जो सारा है वो ये मैकेनिकल है कि आप कितने नंबर्स ऑफ बोरवेल चल रहे हैं, कितना डेज है, कितना आवर्स और मिनट पर डे है, वो आप ये सब एकदम से मैकेनिकल, एकदम कैलकुलेटिव डेटा है। अभी यहाँ पे हमको जो एक्वीफर रिलेटेड जो वेरिएबल है वो हमें चाहिए, वो है ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। तो आप जो भी एरिया के लिए स्टडी कर रहे हैं, उस एरिया का एक्वीफर जो है उसका डिस्चार्ज रेट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो है वो आप जो भी बोरवेल्स या ओपन वेल्स में से पंपिंग हो रहा है, उसका आप कुछ 10% में आप अगर सर्वे करो और आप वो मॉनिटर करो कि पर मिनट में कितना लीटर पानी डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसका जो एवरेज है दैट विल बी योर ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम दैट एक्वीफर। तो वो आप पंप टेस्ट मतलब ड्रम टेस्ट भी कर सकते हैं, और ये कॉमन मेथड है, आप सबने कहीं ना कहीं देखी होगी या की भी होगी कि आप जब मोटर चालू करते हैं, पंपिंग स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली आप उसका डिस्चार्ज कैलकुलेट करो, एक स्पेसिफिक साइज का ड्रम ले लो और वो भरने में कितना टाइम लगता है। अगर सेकंड्स में आया तो उसको मिनट में कन्वर्ट करो, अगर ज्यादा मिनट में आया तो पर मिनट क्या है वो आप कैलकुलेट करो। फिर अगर आपकी मोटर 4 घंटा चल रही है तो 2 घंटे के बाद आप करिए तो मिडल में क्या है और एंड में क्या है, तो उसका एवरेज जो है वो पर वेल आपका जो डिस्चार्ज हुआ। और ऐसे जितने भी आपने जैसे 10 वेल में स्टडी किया, तो 10 वेल का आप क्यूमुलेटिव अगर आप एवरेज निकालोगे तो दैट विल बी योर डिस्चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर्स ऑफ वेल, पंपिंग डेज, आवर पर डे मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपका एक साथ मिला के आपका हो गया मिनट। ओके, ये आपका मिनट हो गया, और उसके साथ आप जो क्या बोलते हैं डिस्चार्ज को अगर आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट मिल गया। तो ये एक डेटा हुआ आपका नंबर्स ऑफ वेल, और ये जो है ये आपको आपका टाइम पीरियड है पंपिंग का, और हमको ये मिनट में चाहिए। ओके, क्योंकि आपका डिस्चार्ज जो है वो एलपीए में लीटर पर मिनट है, और ये डेटा भी आपको लीटर में आएगा। उसको आपको अगर आप क्यूबिक मीटर में पूरा सारा वाटर बैलेंस कर रहे हैं तो आपको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है, मिलियन क्यूबिक मीटर में कर रहे हैं, हेक्टर मीटर में, जो भी यूनिट है उसमें आपको कन्वर्जन करना है। तो पूरे वाटर बैलेंस के कैलकुलेशन में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान रखनी है, वो आपका है कि यूनिट जो आप ले रहे हैं वो हर एक में एक कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज आपका वाटर बैलेंस में कहाँ मिस्टेक करेंगे वो ढूंढने में बहुत टाइम लग जाए। क्लियर है ये ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट? यस। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट पैरामीटर्स जो है, और उसके जैसा ही कि इसमें हम जो एफ्लुएंट सीपेज है वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है।
ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। वंदना आप यहाँ पे है, तो आपको भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ठीक है ना, वो लग्जरी में मत लीजिएगा कि मैं बाद में पूछ सकती हूँ, बाद में पूछेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि हम बाद में मिलेंगे तो पूछ लेंगे तो वो रह जाता है। तो जो भी क्वेश्चन है वो आप। यस अजय। मेरा एक क्वेश्चन था कि हमने आउटपुट में जो इवेपोरेशन और इवेपोरेशन वो सब कैलकुलेशन किया, तो उसमें जो हम सॉइल मॉइस्चर का बोलते हैं, तो हाँ। वो लास्ट वीक में जो फडणवीस जी का एक लेक्चर था, तो उसमें उन्होंने सॉइल मॉइस्चर बिल्डअप का एक कैलकुलेशन किया था, वो इवेपोरेशन ट्रांसपेरेंट, तो उससे भी सॉइल मॉइस्चर से भी इवेपोरेशन होगा, तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे और वो करना चाहिए क्या, उतना इफेक्टिव है क्या वो? देखिए, सॉइल मॉइस्चर में से इवोपरेशन होगा, ठीक है ना, तो वो पानी इवोपरेशन में आ जाएगा आपका। ठीक है। सॉइल मॉइस्ट कब रहती है? सॉइल में मॉइस्चर कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली जब पानी डाला होगा सरफेस पे बारिश। तो ही उसमें। एक चीज है कि ड्यूरिंग मॉनसून आपका जो हाँ, ड्यूरिंग एरिया है, मानसून जो पानी आया है तब ड्यूरिंग में उसमें जो मॉनसून क्वांटिटी होगा, पानी देने के बाद। ड्यूरिंग मॉनसून आपका 100% एरिया मॉइस्चर होगा। ठीक है। यस तो यस, उसमें से सरफेस वाटर है तो उसमें से इवोपरेशन हम काउंट कर रहे हैं, और अगर वेजिटेशन है तो उसमें से हम ट्रांसपरेशन काउंट कर रहे हैं। ठीक है। तो बाकी पर तो सरफेस सरफेस वाटर जो स्टोर किया है उसमें से कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉइल मॉइस्चर का किधर कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा मेरा क्या वो बोल वो रहा है कि उसमें? रेनफॉल हुआ तो रेनफॉल डायरेक्ट सॉइल पे गिरा तो उसका एवापोरेशन, नॉट फ्रॉम सरफेस हाँ, मतलब वाटर। हमने ऐसा कैलकुलेट किया कि हमारी सॉइल की डेप्थ इतनी है, सॉइल में इतना पानी है, तो वो पूरा कैलकुलेट किया 100 लीटर है, तो जो सॉइल मॉइस्चर, तो उसमें से कुछ जो इवेपोरेशन होगा तो वो कैलकुलेट करना चाहिए क्या उतना, मतलब वो कैसा है वो थोड़ा? देखिए, मैं आपको 3 लेयर समझाती हूँ। एक आपका है प्रेसिपिटेशन, उसके सामने समझ लीजिए आप एटमॉस्फेयर की, या सिर्फ आप एक लेयर लेते हैं आप मेजर इनपुट का। उसमें रेनफॉल है। उसका आउटपुट सीधा क्या होगा? आपका रन ऑफ होगा। यस। ठीक है। दूसरा सिस्टम अगर आप ले लो सॉइल, इनपुट क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन है। और देन रिचार्ज। और अगर आप बोलो तो सॉइल मॉइस्चर। मॉइस्चर मॉइस्चर। तो इसका जो आप बोलो, ये इसमें मैं एक चीज भूल गई, ये रेनफॉल है इनपुट और आउटपुट। सरफेस वाटर स्टोरेज है। ठीक है। आप इसको हम मेजर नहीं बट सरफेस में भूल गई। सरफेस सिस्टम को सिर्फ अगर आप देखते हैं तो वहां पे रेनफॉल रिसीव होगा और सरफेस स्टोरेज होगा, और रेनफॉल का जो पानी है वो रन ऑफ होके निकल जाएगा, और सरफेस वाटर का जो पानी है वो इवोपरेशन। क्लियर? ओके। जब आप सॉइल में आते हैं तो इनफिल्ट्रेशन होगा और सॉइल मॉइस्चर होगा, तो इसका जो लॉस है वो आपका होगा ट्रांसपिरेशन। इवोपरेशन भी होगा और ट्रांसपेरेंसी। इसको थोड़ा हम अलग करके देखते हैं। ठीक है। ओके। अभी इवोपरेशन जो होगा वो क्या होगा? इवोपरेशन कहाँ से होगा? कि जो आपकी सॉइल। ओपन सॉइल ओके। है, ओपन सॉइल है, और वो सॉइल जो है अनकवर्ड है। बेसिकली हम ये बोलते हैं कि अनकवर्ड है। यस। ठीक है। तो ये एरिया भी कम होता है। सेकंड थिंग कि अगर इसमें से होता है तो अगर आपको लेना है तो वो पर्टिकुलर एरिया का आप जो यहाँ पे ई पान लेते हैं ना, सिमिलरली यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ये जो एरिया होता है ना वो बहुत कम होता है, और बहुत ही उसका जो मॉइस्चर होल्डिंग है ना, आप सॉइल का वाटर बैलेंस, आप हर एक चीज का वाटर बैलेंस अलग अलग कर सकते हैं। हाँ, मैं वो डिटेल में इसलिए नहीं गई कि शायद सब हैंग हो जाए। अगर आप सिर्फ सरफेस सिस्टम को भी लेंगे ना तो भी आप वाटर बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि भाई आपका
सरफेस सिस्टम में क्या आपका वाटर बैलेंस जा रहा है, मतलब कितना पानी आ रहा है और ये क्या है, आप इसमें सॉइल को भूल जाते हैं। दूसरा जो आपका स्टोरेज सिस्टम है ना, वो सॉइल है। तो अगर आप सिर्फ सॉइल का वाटर बैलेंस करेंगे ना, तो भी आपको पता चलेगा। उसमें आप इनफिल्ट्रेशन या सॉइल मॉइस्चर ले लीजिए, और इसमें दूसरा आपका होगा हीप परकोलेशन, कि समझ लीजिए कि यहाँ पे एक्स अमाउंट अगर आपने यहाँ पे आपका आया, तो उसमें से कुछ इवोपरेशन होगा ओपन सॉइल से। जो आप क्रॉप फैक्टर ले रहे हैं ना वेजिटेशन का, उसमें से आपका ट्रांसपिरेशन होगा, और कुछ पार्ट ऑफ वाटर जो है वो डाउनवर्ड परकोलेट हो जाएगा। क्लियर? बायोमास में भी कुछ यूज होगा सर? हाँ, क्या बोले आप? मतलब जो वहाँ पे जो बायोमास है वहाँ उसमें भी तो कुछ पानी यूज होगा, मतलब मॉइस्चर। हाँ, अभी इसीलिए ये ट्रांसपेरेशन जो हम ले रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्रॉप के लिए रहे हैं। आपका ग्रास है तो ग्रास को आप ट्रांसपेरेशन कैलकुलेट करो, तो वो कहाँ से आएगा? ये सॉइल मॉइस्चर से ही आएगा। फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट का भी आप ट्रांसपेरेशन कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी आपका सॉइल मॉइस्चर से, या फिर डीप मतलब सेल एक्वीफर तक अगर रूट जोन है तो वहां से आएगा। तो सिर्फ हम क्या नहीं कर सकते हैं, यही नहीं कर सकते, मतलब ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत निग्लिजिबल होगा, और ये कहीं ना कहीं आपका रेनफॉल और ये इवोपरेशन उसके साथ मोस्टली आ जाएगा। तो वो करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो सॉइल मॉइस्चर में, जो एग्जिस्टिंग सॉइल मॉइस्चर में जो वेजिटेशन ग्रो होता है या वेजिटेशन एग्जिस्ट करता है, उसका तो हम ट्रांसपेरेशन ले रहे हैं। सिर्फ यही एक पार्ट छूटता है, और ऐसा ओपन लैंड जहाँ पे विदाउट एनी वेजिटेशन अनकवर्ड है, तो वो को क्या होगा, हार्ड मतलब हार्ड रॉक एरिया या हिली एरिया होगा। तो जहाँ पे हिली एरिया है वहां पे सॉइल डेप्थ ही नहीं है, तो क्या मॉइस्चर रहेगा और क्या इवोपरेट होगा। समझ में आया अजय? या ओके। Yes, yes. एंड थर्ड जो आपकी सिस्टम है, दैट इज योर एक्वीफर। ओके। तो इसमें आपका इनपुट क्या होगा? ग्राउंड वाटर चार्ज। रिचार्ज, और उसके सामने चार्ज। ओके। तो कभी मैंने पहले भी आपको कई बार बोला होगा कि कई बार क्या होता है कि शायद अगर इस हम दो सिस्टम को, इसको और इसको छोड़ दे, और सिर्फ अगर हम इसका भी देखें, देखिए रेनफॉल क्या आएगा, सरफेस वाटर स्टोरेज आपके कंट्रोल में, ये टोटली नेचुरल पैरामीटर। रेनफॉल जो है वो नेचुरल पैरामीटर, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके। रन ऑफ जो है वो भी नेचुरल पैरामीटर है। सिर्फ आप क्या मैनेज कर सकते हैं, सरफेस वाटर स्टोरेज और इवोपरेशन। इवोपरेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि सरफेस वाटर स्टोरेज को आप इस तरीके से डिजाइन करिए कि इवोपरेशन लॉस कम हो। ठीक है ना? तो ये दो आपके हाथ में। तो अगर बारिश कम आई और रन ऑफ ज्यादा हो गए, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ओके। नेचुरल पैरामीटर है ये। सिमिलरली ये जो सॉइल है, तो उसमें इनफिल्ट्रेशन और हम जो होता है वो वही होगा, लेकिन हम सॉइल मॉइस्चर को इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली आप ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इस तरीके का कोई क्रॉप लगाइए कि जो लो कंजप्टिव हो, या फिर उसका ट्रांसपिरेशन कम हो, जो के फैक्टर है वो कम हो। और थर्ड जो सिस्टम आती है, अभी ये जो है, अगर पानी खत्म हो गया, मॉइस्चर खत्म हो गया, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब वहां पे ऐसा नहीं है कि कुछ और स्टोरेज है जिसको हम यूज करेंगे। स्टोरेज कहाँ पे है? ये हमारा ग्राउंड वाटर। तो जब हम अगर सिर्फ ग्राउंड वाटर बैलेंस भी कर लेना, ये हर एक अलग अलग बैलेंस, सरफेस का बैलेंस है, सॉइल का है, और एक्वीफर का है। तो अगर हम एक्वीफर का बैलेंस कर ले कि उसमें कितना रिचार्ज होता है, कितना डिस्चार्ज होता है, तो वो वहां पे इम्बैलेंस होता है। वहां पे जो अभी अजय जी ने बात की कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बॉन्ड बना के समर में पानी हम ले रहे हैं, तो वो जो होता है वो ज्यादा उसको हमें मैनेज करने की जरूरत है। ठीक है? फिर आप हाई कंजप्टिव वाटर ऐसे क्रॉप लगाते हैं, या फिर जिसका ट्रांसपिरेशन रेट हाई है, तो समर में हम ऐसे क्रॉप लगाएं जिसमें ट्रांसपिरेशन कम है, लो वाटर कंजप्टिव है, तो उस हिसाब से हम ग्राउंड वाटर को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये तीनों अलग अलग सिस्टम है। तो ऐसे मतलब सॉइल मॉइस्चर कहाँ पे रहेगा, या ऐसा एरिया कितना होगा कि जहाँ पे सॉइल भी होगी, मॉइस्चर भी होगा, और अनकवर्ड एरिया होगा, तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने तो पहले बोला बहुत माइनर कैलकुलेशंस ऐसे होंगे कि वो हमें करना चाहिए, लेकिन वो
उसका 1-2% होगा टोटल वाटर बैलेंस का, और उसको हम छोड़ देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको ओवरऑल एस्टिमेशन करना है कि व्हाट इज आवर इनपुट एंड व्हाट इज आवर आउटपुट। सो वो बैलेंस जो है अगर हम उसको मेंटेन करके चलेंगे तो कुछ चीजें हम इनपुट में भी छोड़ देंगे कि हमारा वो भी एस्टिमेशन में कुछ एरर होगा, सिमिलरली हमारा आउटपुट में भी एरर होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ टैली हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये जो सॉइल का आपने बोला वो थोड़ा डिटेल में जब हम कैलकुलेशन और बैलेंस करेंगे, तो जो रेनफेड क्रॉप रहते हैं तो उसमें जो हमने बात की थी क्रिटिकल वाटर का जो इशू आता है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए ये काम आएगा कि कितना पानी कम पड़ सकता है, तो वो क्या प्लान करना पड़ेगा। तो सॉइल वाटर बजटिंग जो है ना अजय जी, ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, आप सॉइल मॉइस्चर को कैसे मैनेज करते हैं और इरिगेशन अगर करते हैं तो उस इरिगेशन की प्रैक्टिसेस क्या है, क्योंकि जितना सॉइल मॉइस्चर ज्यादा होगा उतना आपके लॉसेस ज्यादा होंगे। तो सिर्फ क्रॉप को चाहिए तो आप एरिया ऑफ सॉइल है उसको मॉइस्ट करने का एरिया आप कम कर देते हैं। जैसे ड्रिप करते हैं तो वो फ्लड में पूरा का पूरा एरिया मॉइस्ट होता है, और ड्रिप में जो आपकी जो पैरेलल लाइंस है उसका छोटा ही एरिया कि जहाँ पे रूट जोन है उतना ही मॉइस्ट होता है। तो उस तरीके से आप उसको कंजर्व कर सकते हैं। और रेनफेड फार्मिंग में अगर आप सॉइल मॉइस्चर की कैलकुलेशन से चलेंगे तो इसीलिए ये ओवरऑल वाटर बैलेंस है। लेकिन जब आपको पता चले कि नहीं मेरा एरिया डेफिसिट है, और एल्स डेफिसिट है, लेकिन कहाँ पे डेफिसिट है कि मेरे रेनफेड एरियाज की जो नीड है, डिमांड नहीं, नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो रेनफेड एरियाज के लिए आपका वाटर सोर्स क्या है, रेनफॉल। तो रेनफॉल को तो हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे एज पर अवर नीड, बट वी कैन मैनेज द सॉइल मॉइस्चर। तो वो सॉइल मॉइस्चर को कैसे मैनेज करना है कि आप फार्म पॉन्ड लगाओ या आप फार्म बंद करो, तो या फिर आप सॉइल में कुछ अमेंडमेंट करना है, सैंडी है तो आप उसमें क्ले प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ाओ या फिर आप ऑर्गेनिक मैन्योर डालो। तो उस हिसाब से हम सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं और वो जो वाटर है उसको हम क्रॉप के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो वाटर ये बैलेंस है ना वो आपको एग्रीकल्चर प्लानिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेनफेड में करना चाहिए, ये हर एक फार्म लैंड में करना चाहिए, क्योंकि इरिगेटेड एरियाज में भी ड्यूरिंग मॉनसून जो फार्मिंग होती है वो भी रेनफॉल डिपेंडेंट है, उनके पास सोर्स है इरिगेशन का, इसीलिए क्रिटिकल इरिगेशन के लिए वो सोर्स से सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वहां पे भी सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन होगा तो वो जो सोर्स से सप्लाई करेंगे वहां पे स्टोरेज बना रहेगा। क्लियर? आई थिंक कोई क्वेश्चंस है तो हम ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, सो shall we end the session? जी मैम। यस यस।